नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है और अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। एंड आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपके प्रिय स्पीकर भाऊ। कुछ बहुत ही खास अपडेट्स हैं जिस पर बात होगी। एक तरफ मोदी जी को मैन ऑफ द ईयर बताया जा रहा है और उनके कामों को सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ वर्ष के आखिरी दिन जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है जो कांग्रेस की डेस्परेशन को बता रहा है। क्या ये डेस्परेशन इसलिए है कि कई स्टेट उनके हाथ से निकल गए हैं, या फिर शशि थरूर उनके कहे में नहीं रहे और साल का आखिर आते आते दिग्विजय सिंह और रशीद अलवी इन्होंने भी ऐसा दिखाया कि वो कांग्रेस से उब चुके हैं, क्योंकि अब वो बीजेपी और आरएसएस की लाइन पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाऊ से समझते हैं कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्यों भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। भाऊ स्वागत है, नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। भाऊ, कांग्रेस में भगदड़ से पहले ये बताइए कि जयराम रमेश ने बुधवार को एक ट्वीट किया है, सनसनी फैलाने की कोशिश की है। ट्रंप और चीन के भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे को क्यों तूल दे रहे हैं ये? कभी ये जेट की गिनती करते हैं, कभी पूछते हैं कितने जेट गिरे, और फिर पूछते हैं कि ट्रंप ने सीजफायर करवाया है। चीन और ट्रंप के दावों के उलट अपनी भारत सरकार पहले ये साफ तौर पे कह चुकी है कि इस मामले में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। तो भाऊ, इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि हम ये क्या ट्वीट कर रहे देख रहे लोग। देखना, देखो मेन स्ट्रीम मीडिया, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी चैनल्स और अखबार लोग पढ़ने तक बंद हो गए हैं। हम ही एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इसका परिणाम हमने देखा। बिहार का चुनाव का जो नतीजा है या महाराष्ट्र के चुनाव का जो नतीजा हम देख रहे हैं, वो साफ साफ है कि मीडिया है ही नहीं। लोग मीडिया को देखते ही नहीं, और कम से कम जो वोटिंग करते हैं वो मीडिया और ऐसी खबरें, ऐसे क्या उनका पोस्ट वगैरह देखते नहीं। लोगों ने इनको डिस्कार्ड कर दिया। तो एक बात आपको बता दो, एक चुटकुला है। दो बेवड़े थे, बहुत शराब पिए थे, और बोले, एक दूसरे को बोलता है मैंने सोचा है कि मैं पृथ्वी खरीद लूंगा। दूसरा बोलता है पॉसिबल नहीं है। तो पहला बोलता है क्यों? नहीं, मुझे बेचनी नहीं है। बस यही बन गया। आज का मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉलिटिशियंस जो है, इनके बीच में रिश्ता जो है वो दो दोस्त बेवड़े वैसा है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी करते हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनको दुनिया देखती नहीं, उनको दुनिया सुनती नहीं। तो बेचारा जयराम रमेश करे तो भी क्या करे, उसको अपनी देखो। आप कहीं से जा रहे हो और सामने वाले बंगले में, घर में कोई कुत्ता है तो आप पे भौंकता है। तो क्यों भौंकता है? आपने कुछ उसको पत्थर नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया, फिर भी भौंकता है, क्योंकि वो अपने मालिक को दिखाना चाहता है कि मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तो जयराम रमेश का ये जो ट्वीट है वो अपने मालिक को दिखा रहा है मैं ड्यूटी कर रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसमें अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि सबसे पहले 2013 में टाइम्स को एक मिनिस्टर करके जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैं बार बार उसको रिफर करता हूं। उन्होंने बताया था उस वक्त कि नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे हैं तो ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस को है। यानी ये कितना दिमाग वाला इंसान है जिसने सबसे पहले मोदी नाम का चैलेंज क्या है यह समझा है। अगर ये आज ऐसी बात कर रहा है तो दो ही कारण होते, ये झूठ मूठ का मालिक को कर दिखा रहा है या इसका दिमाग घूम गया। इससे ज्यादा उस ट्वीट में क्या क्या कंटेंट है वो भी मुझे देखने की जरूरत नहीं। भाऊ, दिग्विजय सिंह और रशीद अलवी भी राहुल को नसीहत दे रहे हैं और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। ये मिरेकल क्या संकेत दे रहा है? क्या इसकी असली वजह कुछ राज्यसभा से जुड़ी हुई है? मैं इसको तारीफ नहीं मानता, वो सच्चाई बता रहे। लगातार अगर 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी क्यों जीत रही है ये ढूंढना, उसको आत्मपरीक्षण बोलते, इंट्रोस्पेक्शन बोलते। तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है और माना है कि भाई
हमारे अभी वो निर्जा चौधरी, उसका कई एक मैंने वीडियो देखा किसी यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप वगैरह कुछ होगा, मुझे याद नहीं, या आज तक पर, तो उन्होंने बोला कांग्रेस को संवारने के लिए अमित शाह ढूंढना पड़ेगा। सच्चाई बताइए ना। तो उसी उसी डिबेट में राजदीप सरदेसाई बोलता है ये फिर भी हारेंगे। इसका मतलब क्या है समझते हो आप? इसका मतलब समझते हो कि आपके पास अमित शाह को भी लाए तो भी आप अमित शाह को रणनीति या सब बनाने की कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो भी हारोगे। इसका कारण ये है कि आपने हारना तय किया है, आपको हारना ही है, जीतने की कल्पना ही आपके दिमाग में नहीं है। और ये कोई राजदीप बोला ये गलत नहीं है। 2017 में इन्होंने 6-7 महीने से प्रशांत किशोर को एम्प्लॉय किया था, यही ड्यूटी दी थी। वो जितनी रणनीति बिना बनाएगा उसका गुड़ गोबर बनाना, यही तो राहुल गांधी का काम था। तो जब तक राहुल गांधी वहां सब अंतिम निर्णय लेने वाले डिसीजन मेकर है, तो आप कोई भी चीज लाके दे दो, वो उसका गुड़ गोबर करके बताएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिग्गी राजा वगैरह बोल रहे हैं तो उनका हृदय पर वो बोल रहे हैं ना, मैं तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हूं, लेकिन वो चुनाव जीतते हैं, वो सच्चाई है, वो स्वीकारनी पड़ेगी, ये कहना है। डिग्गी राजा ना मोदी का गुणगान कर रहे ना आरएसएस की आरती उतार रहे वो बता रहे हैं कि वो चुनाव जीतते हैं, ये सच्चाई है। और जब ये सच्चाई वो स्वीकार करते हैं तो जो शब्द उन्होंने बोले नहीं वो मायने निकलते हैं कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहा है या तो भ्रमित हुआ है कि ईवीएम वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं है। बीजेपी मेहनत करके चुनाव जीत लेती है, बीजेपी के पास चुनाव जीतने का मशीन है, उसका नाम आरएसएस है। और आरएसएस जैसा संगठन कांग्रेस के पास होगा तो ही कांग्रेस जीतेगी, ये झूठ मूठ के आरोप करके नहीं जीतेगी। यानी सीधे सीधे उसका मतलब समझो आप। हमारे मराठी में एक कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। यानी जो सास होती है वो घर में आई हुई अपनी ही बेटी को डांटती है, लेकिन ऐसे डांटती है कि जो बहू है वो समझ लेती है ये मेरे लिए, बेटी के लिए नहीं है। तो बोलने की हिम्मत तो नहीं है डिग्गी राजा में, तो बता रहे तू झूठ बोल रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है चुनाव क्या होता है, कैसे जीते जाते। और उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है उसके बाद एक एक करके कांग्रेस से लोग निकल कर आए, वो कोई शकील अहमद वगैरह है बिहार के और कहीं के है, तो उसमें राशिद अल्वी का जो बयान है वो मुझे ज्यादा पसंद आता है। उन्होंने आरएसएस की ताकत बताई है। राशिद अल्वी ने बोला कि आरएसएस का जो संगठन है वो जिस ढंग से चलता है उससे चुनाव जीते जाते हैं। और उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने थोड़ा हाथ पीछे लिया तो बीजेपी की हालत देखो, यानी बीजेपी 240 पर आ गई। ये राहुल के प्रयास में इंडी गठबंधन के कारण नहीं आई। आरएसएस के कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने मोदी के चुनाव से हाथ पीछे लिया, काम करना बंद कर दिया, तो मोदी की जो संख्या थी वो 300 से घटकर 240 तक आ गई। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है, राशिद अल्वी कह रहे राहुल ने कुछ नहीं किया है, राहुल को रास्ते पर गिरे हुए बटुआ मिला जिसमें पैसे थे, और राहुल बोल रहा है ये मैंने कमाया है। तो राशिद अल्वी जो बोल रहे वो मुझे ज्यादा पसंद आया कि वो असलियत बता रहे, अपनी ही पार्टी कितनी नाकारा और नालायक है वो बता रहे। तो इससे वो निकल नहीं पाएंगे। अगर आप प्रशांत किशोर जैसे जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनका गुड़ गोबर करके बताते तो आपके पास अमित शाह जैसा कोई निकला तो क्या फायदा क्या है, आप उसका गुड़ गोबर कर दो। और ये होता है, देखो होता है। आयन रैंड नाम की जो लेखिका है अंग्रेजी, जिनके बहुत बड़े उपन्यास 50 साल पहले लिखे हुए
बहुत बढ़िया एटलास ड्रग, फाउंटन हेड वगैरह। तो आयन रैंड में उन्होंने जो डैग्नी टैगर्ट नाम का कैरेक्टर लिखा है, वो अमेरिका में जिन्होंने पहले रेल रोड बनाए उस फैमिली से आती है, लेकिन वो लड़की है इसलिए कंपनी की हेड नहीं बन सकती, और उसका नाकारा भाई जो होता है वो बनता है। तो वो जी जान लगाकर रेल रोड बचाना चाहती है और ये नाकारा डुबाता है। तो एक दिन वो सच्ची बात बोल देता है अपने बहना को कि मैं मानता हूं तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास क्षमता है, लेकिन मेरे पास एक बात है कि मैं उसका गुड़गोबर कर सकता हूं। और आगे शायद एक सेंटेंस और लिखा है, इसी को क्लेरिकल मेंटालिटी बोलते हैं। तो राहुल गांधी की जो कांग्रेस में समस्या है वो उसका वर्णन उस उपन्यास में आया है। तो कितना भी अच्छा कोई स्ट्रेटेजिस्ट लाओ, अच्छा चाणक्य लाओ, ये चाणक्य बोलेगे झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाना शुरू करो, या टॉयलेट साफ करो। अब टॉयलेट साफ करने के लिए स्ट्रेटेजिस्ट लगता नहीं, लेकिन इनको टॉयलेट साफ करने वाला एक सफाई मजदूर और चाणक्य, इसका फर्क भी पता नहीं है, और वही तो डिसीजन लेने वाले। तो कांग्रेस की हालत और क्या हो सकती है, ऐसा ही चलेगा। अब जब सामने आपका कर्नाटक में गवर्नमेंट है और कर्नाटक की गवर्नमेंट होते हुए अगर कुछ 4-5 कुछ स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो गए और बैलेट पेपर पर हो गए, आपकी सरकार है, और फिर भी बैलेट पेपर पर भी आपका पूरा पार्टी हार गई है। 70% से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी को बैलेट पेपर पर मिल रहे तो आप ईवीएम और वोट चोरी का मामला कहां से ला रहे हो? जो कर्नाटक में हुआ वही गोवा में भी हुआ, तो इनको समझाए कौन? ये सुनना नहीं चाहते, ना सुनते हैं, ना देखते हैं। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। साल शुरू होगा उसमें और मटियामेट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 2025 को भाव देखें तो जनता ने कांग्रेस को खारिज किया है, जो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये साल तो इनके लिए अच्छा नहीं रहा। केवल और केवल इन्होंने किया क्या? केवल ये मोदी सरकार से सफाई मांगते रहे, कोसते रहे। अगर कुछ काम किया होता तो सामने आता ना। ये तो साफ हो गया बिल्कुल। नहीं, देखो आप बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, अजीब अजीब वीडियो होते। कुछ वीडियो होते आप देखते फुल स्पीड में कोई कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, और ये तो सामने खड़ा है, वो मरेगा ही, लेकिन एक कुछ अजूबा होता है तो बच जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो है। कोई दौड़ने वाला घोड़ा आता है, कार आती है, ट्रक आता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। तो उसको, उसका क्रेडिट उसको नहीं होता, किस्मत को होता है। लेकिन हम सर्कस में देखते हैं ना, वो झूले पर झूलने वाले आर्टिस्ट होते हैं, वो एक झूला छोड़ते हवा में निकलकर उधर का झूला पकड़ते, तो कुछ 10-12 सेकंड के लिए वो हवा में रहते, उनको आधार कुछ नहीं होता। ये झूला छोड़कर वो झूला पकड़ने में उनको 10-15 मिनट लगते। लेकिन देश की राजनीति में, देश के इतिहास में ये 10-12 सेकंड भी 50 साल हो सकते। इंदिरा नेहरू के निधन जब हुआ 1964, उसके बाद कांग्रेस का बिखरना शुरू हो गया। होते होते 2014, 50 साल निकल गए। मैंने उसमें मराठी में किताब लिखी है, अर्धशतकाचा अधांतर, यानी हाफ सेंचुरी का अधांतर है ये झूला लोगों ने छोड़ा था, और लोग कांग्रेस को अल्टरनेटिव 64 के बाद ढूंढने लगे हैं। चाइना से वॉर हारने के बाद लोग ढूंढते रहे, लेकिन जो मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई दूसरी पार्टी उभर कर नहीं आ रही थी, तो 84 के बुरे हार के बाद बीजेपी और आरएसएस में बड़ा स्टॉर्मिंग सेशन हो गया कि क्या करें। और उसके बाद उन्होंने तय किया कि नई लीडरशिप, नया अप्रोच लेकर पार्टी फिर से खड़ी कर देंगे। 84 से 30 साल लग गए। 84 से 2014 में दूसरी पार्टी खड़ी हो गई। तो एक पार्टी ने तय किया
कि हमको कांग्रेस को अल्टरनेटिव बनना है, और 30 साल में वो पार्टी अल्टरनेटिव बन गई, लेकिन जनता तो उसकी खोज में 50 साल से थी। वाजपेयी वगैरह हो गए, वो गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर थे। मोदी जी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के बन गए और कांग्रेस पूरी की पूरी खत्म, 44 तक आ गई। लेकिन हर बार पिछले 50-60 सालों में जो अपोजिशन के लोग थे, कभी सोशलिस्ट थे, कभी कम्युनिस्ट थे, या कोई रीजनल पार्टियां थी, या जो थे, या अचानक बीजेपी को हटाना, आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते कांग्रेस को बचाते रहे, उसको मैं किस्मत बोलता हूं। कांग्रेस अपने आप नहीं बची है, दूसरे किसी के गलती के कारण कांग्रेस बचती रही, नहीं तो 77 में कांग्रेस खत्म हो गई थी, 90 में 89 में खत्म हो गई थी जी। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस को अपोजिशन के नालायक लोग बचाते रहे, और उससे रास्ता निकालते निकालते बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक अल्टरनेटिव पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी खड़ी कर दी। इसके लिए 2014 में हमने सिंगल पार्टी, 7 चुनाव के बाद, 84 के बाद किसी सिंगल पार्टी को या सिंगल गठबंधन को मेजॉरिटी मिली है तो 2014 में मिली है। 7 चुनाव गए थे, 8वें चुनाव में मिली। तो इसमें जो कुछ हो गया है वो हम समझते हैं ना, और समझना है तो, वरना ये इधर का उधर गठबंधन, वो डिवीजन ऑफ वोट्स, ये सब थियरीज है। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल लोग देख रहे थे, जो पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, जो पार्टी कांग्रेस को खत्म करेगी, ऐसी पार्टी को लोग चुनते गए। कभी सीपीएम के पास जो वोटर थे बीजेपी के पास आ गए, कभी सोशलिस्ट पार्टी के पास थे, कभी जनता दल के पास थे, कभी जनता दल सेक्युलर के पास थे, कभी हमारे महाराष्ट्र की सेक्युलर शेतकरी कामगार पार्टी थी। जो जो अलग अलग राज्यों में जब अपोजिशन के जो सेक्युलर मानने वाले दल थे वो कांग्रेस के साथ गए, तो उनका वोटर उनको छोड़कर बीजेपी के पास कंसंट्रेट होता गया, कंसोलेट होता गया। उसको मैं हिंदुत्ववादी नहीं मानता, वो उसको मैं एंटी कांग्रेस वोटर मानता हूं। बीजेपी की आज जो ताकत है 37 परसेंट वोटिंग, उसमें कम से कम 17% वोटर ऐसा है वो एंटी कांग्रेस है, वो हिंदुत्व मानता है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो उसको ढूंढ रहा था वो, और जैसे आता है उसको ये साथ लेते, उसको कंसोलिडेट करते और दूसरा वोट बैंक लाने की कोशिश करते, ऐसे बदलाव आते गया। बाबू, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र की बात करना भी बहुत जरूरी है। पवार परिवार और ये ठाकरे परिवार सभी अपने रूठे हुए लोगों को मना रहे हैं, अभी ये सब एक्टिव हो रहे हैं, साथ साथ आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि डीएमसी के चुनाव भी अब सपोज टू बी ऑन 14th। नहीं देखो, पवार तो थक गए, उम्र हो गई है, छोटी बात नहीं है। 85 है, छोटी, मैं उनसे 8 साल छोटा हूं, तो थकान कैसे होती है मुझे पता है ना। वो थक गए, और थकने से भी ज्यादा उम्मीद हार चुके हैं। पवार उम्मीद हार चुके हैं कि हमने इतना कुछ किया लेकिन बेटी को सेटल नहीं किया। अब ये अलग तरीके का बेटी का बाप है, बेटी की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बाप खुश हो जाता है। इसको अपनी बेटी को विरासत देनी है, और पॉलिटिक्स में अपने बेटी को सेटल नहीं कर पाए, इसलिए ये थक गए और अब परेशान है, और मानो उम्मीद हार चुके हैं। तो इसलिए आज अपने भतीजे के साथ सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा में भटक गए, वो संवरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो इतना धुरंधर है, वो इनके साथ पूरा कबड्डी खेल रहा है, पूरा कबड्डी खेल रहा है। तो इसलिए अभी अभी जो विधानसभा के बाद हमने देखा कि जो 288 288 म्युनिसिपल काउंसिल के वगैरह चुनाव हो गए, उसमें वही विधानसभा के जो नतीजे थे उसी ढंग के नतीजे आ गए। अभी भी ये जो नगर निगम के चुनाव है 19, उसमें से मुंबई इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा है, यानी बाकी के 28 कॉरपोरेशंस का जितना बजट है टोटल,
उसके मानो 3.5 गुना बजट अकेले मुंबई का है। तो इसमें एक बात साफ है कि उद्धव ठाकरे भी उम्मीद हार चुके हैं, उनको पता चल गया गलती हो गई है और सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। रिवर्स गियर डालने से कुछ होने वाला नहीं, इसलिए वो अपने ही भाई को शरण गए। उनको होप है कि भाई कुछ भी छोटा भाई को साथ लेते तो ठाकरे ब्रांड नाम से चल जाएंगे। लेकिन वैसे ठाकरे ब्रांड चलने वाला नहीं है, समय मैं नहीं मानता कि वो चलेगा। अगर ये ठाकरे ब्रदर्स नहीं चलेंगे तो इसका मतलब तो बीजेपी के लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। नहीं, रास्ता साफ होने की जरूरत नहीं है, लड़ने को तैयार ही नहीं है। अब जो 288 म्युनिसिपल काउंसिल की मैंने बात की, ये तो अभी 3 हफ्ते पहले का चुनाव हो गया। ये मुंबई से दोनों ठाकरे भाई निकले तक नहीं, और उन्होंने कहा ये तो छोटे छोटे शहर है, उनके लिए क्यों माथापच्ची करना है, हम मुंबई के लिए लड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पूरी राज्यव्यापी पार्टी है, स्टेट लेवल क्षेत्रीय पार्टी है, तो आपको जाना चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को खड़ा करना चाहिए। अगर आप लड़ना नहीं चाहते तो जीतोगे कैसे? कमेंट्री बॉक्स में बैठकर जीते नहीं जाते। मैच खेलने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, पिच पर जाना पड़ता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करनी पड़ती है। इनकी वो तैयारी नहीं है। और दूसरी बात है, ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस हो, आज की खबर आपको बता दो, अभी 2 दिन पहले, यानी जो पर्चा भरने की लास्ट डेट थी 30, उसके 1 दिन पहले प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। मुंबई के लिए सीट का बंटवारा हो गया। कुछ 162 प्रकाश अंबेडकर कैंडिडेट खड़े करेंगे और बाकी जो बचे कुछ 135 145 वगैरह, वो 175, वो कौन लड़ेगा? वो कांग्रेस लड़ेगी। प्रकाश अंबेडकर को जो 62 सीट दी गई थी, वोट दिए गए थे, उसमें से 18 में ना कांग्रेस का कैंडिडेट है ना प्रकाश अंबेडकर का कैंडिडेट है। यानी आपके पास हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। आप चुनाव क्या लड़ोगे? पूरे बीएमसी का चुनाव छोड़ दो। अगर प्रकाश अंबेडकर ने एक दिन पहले इतना वाह 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 अभी बहुत तगड़ा हो गया, कांग्रेस ने अच्छी गठबंधन की वगैरह वगैरह, मीडिया में जोर शोर से चल रहा है। अगर चुनाव आयोग मीडिया की बातें काउंट करता है तो जरूर जीत जाएंगे, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, कानून है, उसके तहत मीडिया में आई हुई बातें वोट करके काउंट नहीं होती। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इस पर चुनाव के नतीजे नहीं होते। एक्चुअली वोटिंग होता है, उसका काउंटिंग होता है। अब देखो, 18 जगह पर आपने उम्मीदवार तक नहीं खड़ा किया, उसमें से एक 15 नंबर का वार्ड है वेस्टर्न सबर्ब में मुंबई के, उसमें भाजपा की जिग्ना शाह नाम की उम्मीदवार बिन विरोध चुनकर आ गई है। आपने खबर देखी होगी। फिर कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन है, उसमें बीजेपी की 2 महिलाएं, उनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं, इसलिए बिना वोटिंग के चुनकर आ गई। उसी तरीके से मुझे लगता है धुलिया में बीजेपी के 2 कैंडिडेट बिना वोटिंग के चुनकर आ गए, और कहिए 6, यानी ये स्क्रूटिनी होने के बाद ये 6 वार्ड ऐसे निकले हैं। अभी और कुछ हो गए तो आ जाएगी खबर, लेकिन 6 लोगों की खबर आ चुकी है जिनके वार्ड में वोटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब आप बोलिए मुझे कि आप बीजेपी को हराना चाहते हो पूरे काउंसिल में, क्या कॉरपोरेशन में, और आपके पास वार्ड में खड़े करने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। उस उम्मीदवार के पीछे कार्यकर्ता होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था वो गठबंधन की चर्चा में खराब कर दिया। आखिरी दिन आ गया 30 दिसंबर, तब तक आपके किसी भी अपोजिशन में किसी भी पार्टी के पास अपने कैंडिडेट के फाइनल लिस्ट नहीं थी, तो आप टाइम जाया करते रहे। उसके लिए तो बीजेपी ने कुछ किया नहीं।
आपका टाइम आपका है, आप बैठे या वार्ड में जाकर काम करें, चुनाव क्षेत्र में जाकर काम करें, इसके लिए तो बीजेपी ने नहीं रोका है। लेकिन आपको चर्चा करनी है, काम नहीं करना है। जैसे क्रिकेट बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में बैठकर बहुत सारे जानकार होते हैं, वो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं और 1 मिनट में बोलते, गावस्कर ने गलती कर दी, विराट कोहली ने गलती कर दी, अरे तूने हाथ में बैट तो पकड़ी है कभी? लेकिन वो भले भले धुरंधर क्रिकेटर होते हैं, उनको भी गलत साबित करने वाले जो कमेंटेटर है, अगर वही कमेंटेटर अपोजिशन पार्टी की पॉलिसी और एजेंडा तय करेंगे तो इनका हारना तो तय है, हारना तो तय है ना। और दूसरी बात और एक आपको बता दो कि जिस ढंग से मोदी हमारा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा ने स्ट्रैटेजी बनाई, ये तो सिर्फ जीतना नहीं चाहते, ये अपोजिशन का स्पेस भी रहने नहीं देना चाहते। पुणे और पिंपरी में अजीत दादा और बीजेपी, इनमें सीधी लड़ाई होगी। इसका मतलब क्या है कि बाकी कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो या और कोई पार्टी हो, उनके लिए जगह ही नहीं बची। दूसरी जगह कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ लड़ाई हो रही है। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी दिखाने में, और ये कोई छुपी बात नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने 3 महीने पहले ये चुनाव की घोषणा होने के बाद साफ साफ बता दिया कि मैंने सब महायुति के सब लोगों को समझा दिया कि भाई अगर जमती नहीं है, सीट का बंटवारा नहीं होता, युति या अलायंस नहीं होती तो ना होने दे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, फ्रेंडली फाइट करो, लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखो कि नतीजों के बाद साथ में सत्ता में मिलना है, बैठना है। इसका मतलब क्या है कि अगर पुणे पिंपरी बीजेपी जीत जाती है, अजीत दादा 2 नंबर के होते, अपोजिशन होगा, तो अपोजिशन और बीजेपी मिलकर आराम से कॉरपोरेशन चलाएंगे। मुंबई में वही होगा, कल्याण, डोंबिवली, ठाणा। मुझे ऐसा लगता है कि जो 29 कॉरपोरेशन में चुनाव हो रहा है, उसमें से कम 25 से 27 कॉरपोरेशन में महायुति की ही सत्ता होगी, या तो साथ में होगी या इनमें से एक सत्ता में बैठेगा, दूसरा विरोध करेगा, लेकिन अपोजिशन के लिए स्पेस बचेगी नहीं। और वही बची तो अगले 3 सालों के बाद ये पार्टियां बचेगी कि नहीं पता नहीं। बहुत बड़ी बात की है आपने, बहुत। जी, मैं एंड ऑफ दिस शो एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। अब जिस तरीके से हमने पूरी चर्चा की है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कौन कौन लोग कांग्रेस को छोड़ के जाएंगे? कुछ लोग तो दिख ही रहे हैं। नहीं, वो छोड़कर जाएंगे वो बात अलग है, उनको कौन साथ लेगा? मैं मानता हूं कि कांग्रेस में जो कुछ करना चाहते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको राहुल गांधी को हटाने का कोई मुहिम हाथ में लेनी चाहिए, या तो जैसे ममता ने अलग पार्टी बनाई, जगन मोहन ने अलग पार्टी बनाई, पवार ने अलग पार्टी बनाई, उनके नाम में भी कांग्रेस है, तो ये लोग अपनी पार्टी बनाए ना। आप करना चाहते हैं ना, दूसरे को शरण क्यों जाओगे? आप जिस विचारधारा को मानते हो उस विचारधारा के आधार पर कांग्रेस को कमजोर करके वो सब वोट बेस है वो लेकर अपनी पार्टी बनाओ। ममता ने कांग्रेस का ही वोट बेस लिया, जगन मोहन ने अपना कांग्रेस का ही वोट बेस लिया है, तो बीजेपी में क्यों जाओगे? आप दूसरी पार्टी में मत जाओ, अपनी ही पार्टी बनाओ, उसका कुछ और नाम दे दो, कांग्रेस रखो या कुछ भी रखो। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के चंगुल से नहीं निकलती तब तक कांग्रेस को कोई भविष्य नहीं है। बाबू, आपने मेरे दर्शकों को कई विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।